फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि आपको सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार की जानकारियां, नौकरी से लेके पाठ्यक्रम कोर्स और सरकारी प्राइवेट नौकरी सभी प्रकार की न्यूज़ समाचार आपको समय पर संबंधित सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्रीमी लेयर क्या है? SC/ST आरक्षण में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर को लागू किया जाए, और अगर यह लागू होता है तो क्या इस पर असर क्या होगा, देश में इन वर्गों के ऊपर क्या असर होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम इसको समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि इन समुदायों के आरक्षण की सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा 7 जजों के 6 न्यायाधीशों ने SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि एक न्यायाधीश ने इसका विरोध किया। फैसला सुनाते समय सिफारिश भी की गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए और यह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC पर क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए। इस फैसले को लेकर कई पहलुओं की तरफ लोगों को ध्यान गया कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर देने की ज़रूरत है। यह प्रावधान OBC वर्ग में क्रीमी लेयर से कैसे अलग हो सकता है और क्रीमी लेयर के पक्ष और विपक्ष में लोगों के क्या तर्क हैं। क्रीमी लेयर पर कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 4 न्यायाधीश ने अपनी राय दी। क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा लागू है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में पदोन्नति में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया है। संविधान पीठ के सदस्य BR गवई ने इस बारे में कहा कि सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर लागू करने के लिए कुछ मानदंड तय करने होने चाहिए। OBC और अनुसूचित जनजाति के मानदंड अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कदम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन क्रीमी लेयर के मानदंड क्या होंगे इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। जस्टिस पंकज मित्तल ने एक मानदंड का उल्लेख किया जिसका उपयोग अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर का निर्धारण के समय किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर एक छात्र सेंट स्टीफेंस या किसी अन्य शहरी कॉलेज में पढ़ रहा है और एक छात्र ग्रामीण इलाके के स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा, तो इन दोनों छात्रों को एक समान नहीं माना जा सकता। अगर एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ी है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ ने यह भी कहा कि आरक्षण पिछड़े वर्ग की तरह क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति में भी लागू होना चाहिए, लेकिन मानदंड अलग अलग होने चाहिए। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि SC/ST समुदायों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक आदेश की आवश्यकता है। निस्संदेह यह केवल न्यायाधीशों की टिप्पणियां थी, इसलिए भविष्य में तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रीमी लेयर का मुद्दा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया। चूंकि वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, लिहाजा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है कि नीतियां बनाते समय इन टिप्पणियों पर विचार किया जा सकता है और इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि EV चिनैया का फैसला अभी भी मजबूत है। भले ही आरक्षण के तहत श्रेणी को 6 से 1 तक बरकरार रखा गया, लेकिन अनुच्छेद 14 के फैसला के खिलाफ है। आरक्षण न केवल SC/ST और OBC को लाभ होता है आरक्षण से, बल्कि सामान्य श्रेणियों को भी लाभ होता है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक
पारंजीत ने भी अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने का विरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जाति एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। आर्थिक स्थिति का जाति पर कोई असर नहीं पड़ता है। पारंजीत ने लिखा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करना सामाजिक न्याय के लिहाज से एक नकारात्मक कदम होगा। अनुसूचित जनजातियों को दिया गया आरक्षण उनकी आबादी की तुलना में पहले से ही पर्याप्त नहीं है। इसके असर क्या होगा, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ के फैसला सुनाए फैसले के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील संघराज रूपवते ने कहा कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने एक बार फिर अदालत की आड़ में वही किया है जो वे चाहते थे। यह एक फैसला है जो हमें जाति विहीन समाज को दूर ले जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देना यह 6 न्यायाधीशों की एक बड़ी गलती है। जस्टिस वेलायम त्रिवेदी की एकमात्र असहमति ही संवैधानिक कानून की सही पुनर्कथन है। क्रीमी लेयर के प्रावधान के बारे में शंखराज रूपवते बोले कि इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या क्रीमी लेयर के प्रावधानों को अनुसूचित जाति और जनजातियों पर लागू किया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों और परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं है उनके लिए क्रीमी लेयर के प्रावधानों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। शंखराज रूपवते इसके पीछे का कारण बताते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र पर विचार करें तो अनुसूचित जाति श्रेणी में मुख्य रूप से 3 जातियां हैं। इसमें नवबौद्ध या जिन्हें महार कहा जाता है, चर्मकार और मातंग, ये 3 जातियां हैं। इनमें से नवबौद्ध समाज पर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप है, लेकिन अगर हम इन 3 समुदायों की तुलना करें तो नवबौद्धों में भी शिक्षा का स्तर ऊंचा है और यही कारण है कि उनके आंकड़े अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, लेकिन वर्गीकरण इसका समाधान नहीं है। रूपवते यह भी बताते हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विभाजित और विघटित करके शासक वर्ग के लिए हमेशा के लिए शासन करने का दरवाज़ा खोल दिया गया है और अब इन जातियों और जनजातियों को एकजुट करना लगभग असंभव है। यह लकड़ी के लिए पूरे पेड़ को काटने जैसा है। ऐसा लगता है कि इससे जाति व्यवस्था और मजबूत होगी। क्रीमी लेयर लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में राउंड टेबल इंडिया मराठी के संपादक राहुल गायकवाड़ ने कहा कि क्रीमी लेयर को लागू करने से निष्पक्ष और पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। एक बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद ही दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद होती है। उपवर्गीकरण के बारे में राहुल गायकवाड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए उपवर्गीकरण से एक ही श्रेणी की जातियों के बीच संघर्ष हो सकता है। साथ ही इस उपवर्गीकरण के मानदंड स्पष्ट नहीं है। अगर इस तरह से वर्गीकरण किया गया तो ऐसा हो सकता है कि किसी जाति समूहों को वर्षों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राहुल गायकवाड़ के मुताबिक अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त डेटा और आधार नहीं है। समाज में आर्थिक या प्रशासनिक प्रगति से जाति कहीं नहीं जाती है। हमने देखा है हमारे राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। आरोप है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से सिर्फ कुछ खास जातियों को ही फायदा हुआ है। बेशक आंकड़े अक्सर बताते हैं कि लोग अभी भी बड़े पैमाने पर आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इस बारे में राहुल गायकवाड़ ने कहा कि एक समाधान जातिवार जनगणना करना और जनसंख्यावार नीतियों को लागू करना, इसके लिए ऐसी जनगणना जरूरी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील बोधी राम टेके का कहना है कि अगर हम संवैधानिक प्रावधानों से हटकर दलित एकता पर विचार करें तो इस फैसले से पहली बार दलित आंदोलन में फूट पड़ गई है। अगर हम अनुसूचित जनजातियों पर विचार करते हैं तो मान लीजिए कि फ़ायदा नवबौद्ध या महार समुदाय के लोगों को मिलता है, लेकिन 100% महारों में से केवल 2 से 3% को ये सभी रियायतें दी गई हैं और ऐसी परिस्थितियों में उपवर्गीकरण से शेष 98% दलितों के साथ अन्याय होगा। बोधी राम टेके के मुताबिक जिन लोगों की आय थोड़ी अधिक है उन्हें आरक्षण लाभ के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए और क्रीमी लेयर लागू करने के बजाय एक वैकल्पिक नीति होनी चाहिए। हालांकि कुछ विश्लेषक इन सिफारिशों का समर्थन भी कर रहे हैं। लहजी शक्ति के सेना प्रोफेसर डॉक्टर डी कामले कहते हैं कि दरअसल SC वर्ग में 59 जातियां हैं और आरक्षण का लाभ केवल मुट्ठी भर लोगों को ही मिला है। इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि जिन लोगों को आरक्षण से आर्थिक लाभ हुआ है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। मतांग विस्तार संघर्ष समिति के सदस्य अजीत केसरा लिकर ने कहा है कि महाराष्ट्र में साहू फूले अम्बेडकर के अनुयायियों के रूप में रहने वाले लोगों ने 1965 में इस वर्गीकरण को नज़रअंदाज कर दिया। अगर हम महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले 59 जातियों पर विचार करें तो एक या इनमें से 2 जातियां उन्नत हैं, बाकी इस विकास से वंचित हैं। केसरा लिकर ने बताया कि आरक्षण का लाभ समान रूप से वितरित किया जाए। अगर हाशिए पर पड़े लोगों को मौका मिले तो उनका भी सर्वांगीण विकास हो सकता है। मेरा मानना है कि इससे जाति समानता की स्थापना में मदद मिलेगी, इसलिए इसका स्वागत है। क्रीमी लेयर क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई? भारत में क्रीमी लेयर ओबीसी की अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग को सूचित करता है। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचित वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है। क्रीमी लेयर की अवधारणा इंदिरा साहनी मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेश की गई थी, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि ओबीसी में उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वर्ग के वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। इनके मुताबिक 8 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। यह आय सीमा सरकार की ओर से समय सारणी पर समय पर संशोधित की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रुप ए ग्रुप बी सेवाओं में उच्च पदस्थ अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे संपन्न पेशेवर के बच्चों को भी क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के मालिक परिवारों को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया गया है। क्रीमी लेयर के सदस्य सरकारी नौकरियों और आरक्षण संस्थानों सहित ओबीसी के लिए आरक्षित लाभों के पात्र नहीं हैं। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन अब कोर्ट की इस ऐतिहासिक सिफारिश के बाद इसमें बदलाव की संभावना हो सकती है। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी विपक्ष की पार्टियों एवं सभी नेताओं राजनेताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि इस तरह की व्यवस्था करके और समाज को आपस में विभाजित करने का काम सुप्रीम कोर्ट और सरकारें कर रही हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अब राज्य सरकारें इसको कैसे लागू करती हैं। वो लोग इसको लागू करवाने के लिए अगर करवाना चाहते हैं तो इसमें जातिगत जनगणना और किस व्यक्ति को कितनी प्रतिशत, किस समाज को कितनी प्रतिशत नौकरी और ए ग्रेड की नौकरी और बी ग्रेड की नौकरी, बड़ी नौकरियों में कौन सी जाति का सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है और कौन सी नौकरी वालों, कौन सी ए ग्रेड की नौकरियों को या फिर बी ग्रेड किस श्रेणी तक की नौकरियों को आरक्षण से बाहर क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जातिगत जनगणना और सभी की शैक्षणिक व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। उसका डेटा जो है वो कलेक्ट करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये क्रीमी लेयर में निकलने के बाद, क्रीमी लेयर लागू होने के बाद, क्या सामान्य वर्ग के लिए जो आरक्षण आरक्षित है प्रत्येक प्रदेशों में और देश में, क्या सामान्य वर्ग में के 10% आरक्षण में और सामान्य और उसके 10% आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति से निकले हुए लोग जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, क्या वहाँ पे उनको स्थान मिल पाएगा? क्या वो लोग भी, जनरल वाले भी उनको वहाँ पे आरक्षण दे सकेंगे 10% में? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब जैसे जैसे समय बढ़ रहा मिलता जा रहा है, क्योंकि इसके विरोध में पूरा देश में SC ST OBC कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है। दूसरी तरफ अब सरकारें को देखना होगा किस प्रकार इसको लागू करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें।